ज़माने की बात है, एक ताजर तिजारत की गर्ज से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता है सबसे पहले वहाँ के बादशाह से मुलाकात करता और अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता था। चनासे इस ताजर को भी बगदाद पहुंचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजर ने बादशाह के सामने तो हाई पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से खरीदी है। ये कलीन है जो मैंने ईरान से खरीदा है। और ये जो खालस रेशम के तार बने हैं, ये कलम मुलाजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों खरीदा है। ताजर ने एक एक माल की अहमियत बयान की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत नजाब हैं। तुमने ईरान, यूनान और जापान से खरीदी हैं, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शयान निशान कोई चीज़ नज़र आई? ताजर ने बादशाह को मुतासर करने के लिए कहा, यूँ तो बादशाह सलामत, आपके शयान निशान बहुत चीज़ें थी, लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अर्सा वहाँ क़याम करना पड़ा, जबकि मेरा पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। बादशाह ने पूछा, वो अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरों को बांटने से बढ़ता है। उसको कोई चीज़ चला नहीं सकता, चोर चला नहीं सकता। उस मोती से बहुत सारे जेबर भी बनाकर पहने जाते। बादशाह बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फ़ौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को माँ आसमान व सवारी इस हदायत के साथ रुखसत किया कि वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद जंगलों, समुद्रों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज के हर जगह शान मारा। वादी वादी घुमार शख्स नादरो निजा मोती का पूछा, मगर साहब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके। उससे बहुत सारे ज़बरतमंद लोग उसकी बात सुनकर हंसते। मुसाफिर पागल हो गया। जो ही महीनों बीत गए, नाउम्मीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश की कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन ये ना मिला। उसने वापसी का इरादा किया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारोख्तार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था। उस लम्हे एक रोशनी अपनी जानब बढ़ती हुई नजर आई। पहले तो वज़ीर डर गया, और फिर एक आवाज़ ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी बनी हूँ। बता, तेरे साथ क्या मसला हुआ है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है। बताओ, तेरी क्या मदद करूं? वज़ीर ने अपने दास्तान कह सुनाई कि उसे जिस मोती की तलाश है वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वो वज़ीर की बात सुनकर बेसख्त हंसने लगी। फिर बोली, अफसोस है कि तूने अकल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा फिरता रहा। वज़ीर बोला, अच्छी परी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसके ज़ाहिरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसी शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं। कहीं उसे फलदार दरख्त कहते हैं, तो कहीं सूरज से तशबीह देते हैं और उसे समुंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चरा नहीं सकता। लेकिन उससे ज़ेवर बनाने वाली सिर्फ वज़ीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सफ़ात है, तुम उस मोती की सूरत को कोई तलाश करते। याद रखो, हर शय की तस्वीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी खूबियों से होता है। इस तरह इल्म भी एक निजाम मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो उससे अच्छा ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान ज़ेवर पहनकर उसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। वज़ीर बड़े गौर से परी की बात सुना और बिलाकर इस बात का कायल रख गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती ज़ेवरात का मालिक बन जाता है। वज़ीर ने परी का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी गायब हो गया। वज़ीर बहुत खुश था। अपनी कामयाबी गीत गाता हुआ अपने मुल्क रवाना हुआ। वहाँ पहुंचकर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया, तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया। ये सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्यारे साथियों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक दमक ज़मीन से आसमां, फर्ज से अर्श तक, और इल्म के मोती की रोशनी में ही इंसान इस कायनात के खालिक व मालिक तक रसाई हासिल कर सकता है।